तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार एक नई कहानी, नया किस्सा लेके अंडरवर्ल्ड से जुड़ी बात आपके साथ कॉमन करूँगा, शेयर करूँगा। आप देखते रहिए बलजीत परमार फॉर यू, हमारी चैनल जो आपकी अपनी चैनल है। तो हम जो शेट्टी समुदाय के शेट्टी लोगों के साथ जुड़ी हुई जो किस्से कहानियाँ थी अंडरवर्ल्ड की, जो कारनामे से कार्रवाइयाँ थी, उसकी बात कर रहे थे। उसमें आज की एक कड़ी जो है ये बालू डोकरे नाम के शख्स के साथ जुड़ी हुई है। कल एक आखिरी कड़ी हम शेट्टी लोगों की करेंगे। उसके बाद एक नया विषय लेके, एक नया सब्जेक्ट लेके, एक नया गैग लेके आपके साथ एक नई सीरीज़ शुरू करेंगे। कल के बाद कल का दिन आखिरी कड़ी होगी शेट्टी लोगों के साथ जुड़ी हुई कहानियों की। तो आज हम बात करेंगे किरण डोकरे अलियास बालू डोकरे। छोटा राजन का बचपन का दोस्त, बहुत सालों तक उसके साथ एक भाई की तरह रहा। छोटी राजन की काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़, बिजनेस उसने जो बेनामी थी वो बालू डोकरे के नाम पे कर रखी थी, हिंदुस्तान में भी, हिंदुस्तान के बाहर भी। और छोटा राजन की गैर हाजिरी में साधु शेट्टी और दूसरे लोगों के साथ मिलके एक ज़माने में बालू डोकरे छोटा राजन का उसका जो एरिया था, चैम्बूर एरिया, उसमें और सहकार नगर जो था, जहाँ पे बहुत नई बड़े लेवल पे रिकन्स्ट्रक्शन की का काम चल रहा था और सैकड़ों बिल्डिंग नई बन रही थी, जिसमें हर बिल्डिंग में से 1 करोड़ रुपया छोटा राजन को मिलता था। वो सारे कारोबार का ख्याल, पैसे का लेना देना, बिल्डरों से बातचीत करनी, वो पूरा काम बालू डोकरे किया करता था। जो जिसको लेके बाद में इनका फरी तनाशा के साथ झगड़ा हुआ, क्योंकि फरी तनाशा उससे उस जो एक बड़ी लूट चल रही थी उसमें से अपना जो हिस्सा मांग रहा था बिल्डरों से, उसकी चक्कर में फरी तनाशा को मारने के बाद कहीं ना कहीं छोटा राजन को लगा कि मेरा जो खास आदमी बालू डोकरे उसी एरिया में रहता है, बालू डोकरे, कहीं उसके ऊपर कोई रिप्राइजल अटैक नहीं हो, बदले की भावना से कोई बालू डोकरे की लाइफ को खतरा नहीं होना चाहिए। इसलिए उसको छोटा राजन ने फरी तनाशा की मौत के बाद बाहर बुला लिया और उसको अपने सोर्सेज के साथ नया पासपोर्ट दे के, उसको नए नाम से नई आइडेंटिटी दे के उसको मलेशिया में सेटल करवाया, मलेशिया में घर लेके दिया, उसके वहाँ के पेपर बनाए गए, वीज़ा की सुविधा दी गई। मुझे कई बार हैरानी होती है कि मेरे और आप जैसे लोग, जब हमें कभी पासपोर्ट की ज़रूरत होती है तो 50 किस्म के ऑब्जेक्शन उठाए जाते हैं। पुलिस वेरिफिकेशन होती है, घर में पुलिस वाले आते हैं, 200-400 रुपये आपका एड्रेस चेक करने का लेके भी जाते हैं और काफ़ी दिनों के बाद आपको बहुत मेहनत मशक्क़त करके सारे अपने डॉक्यूमेंट, रेसिडेंशियल प्रूफ, राशन कार्ड, आधार कार्ड, ये कार्ड, वो कार्ड देने के बाद फिर आपको घर बैठ के इंतज़ार करनी पड़ती है कि आपका जो पासपोर्ट है वो स्पीड पोस्ट से आएगा, इंडियन पोस्ट जो है वो उसका आदमी लेके आएगा, डाकिया कोरियर के थ्रू पासपोर्ट नहीं भेजते, तो आप कई दिन आपको घर में बैठना पड़ता है पासपोर्ट की उड़ीक करते हुए। लेकिन जब हम अंडरवर्ल्ड के लोगों की बात करते हैं तो उनके पास 3-3, 4-4, 5-5 पासपोर्ट, सब हिंदुस्तान के बने हुए, सबके नाम अलग, सब की उम्र अलग, खाली एक फ़ोटो सेम होती थी और उसमें कोई पासपोर्ट भोपाल से इशू हुआ, कोई बेंगलोर से, कोई मैंगलोर से, कोई मुंबई से, कोई इलाहाबाद से। तो ये पता नहीं कैसे ये लोग इतनी जल्दी इनको इतने पासपोर्ट मिल जाते हैं। चलो वो भी छोड़िए कि यहाँ पे करप्ट सिस्टम है, उसको पैसे दे के पुलिस वेरिफिकेशन भी करवा लेते हैं, पासपोर्ट भी घर में बैठे बैठे मिल जाता है, 2 दिन में पासपोर्ट ऑब्टेन कर लेते हैं पासपोर्ट ऑफिस से। लेकिन उसके बाद जब फॉरेन कंट्री में जाते हैं वहाँ पे इनको वीज़ा भी बड़ी आसानी से मिल जाता है, वहाँ रहने की सुविधा भी हो जाती है। हर वहाँ भी 2-2 नाम पे 2-2 पासपोर्ट लेके घूमते हैं ये लोग। मतलब ये पता नहीं कितना बड़ा इनका जुगाड़ होता है, कोई तंत्र मंत्र होता है जिससे ये इतने बड़े लेवल पे इनको ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा भी मिल जाता है, इनको अमेरिका का वीज़ा भी मिल जाता है, साउथ अफ्रीका के वीज़े भी मिल जाते हैं, सेनेगल का वीज़ा मिल जाता है, ईरान में भी जाके छोटा राजन अपना इलाज करवा सकता है। तो ये कंबोडिया में, लाओस में,
बर्मा में, बांग्लादेश, ये कहीं भी चले जाते हैं नकली पासपोर्ट बना के, नकली आइडेंटिटी पे। ये अपने आप में कभी किसी इंटेलिजेंस एजेंसी ने आज तक इसकी कभी जांच पड़ताल नहीं की कि ये इतना बड़ा रैकेट आखिर चलता कैसे है। अबू सलेम के पास 2-2 पासपोर्ट, उसकी जो उस समय जो उसकी साथी थी, उसके मोनिका बेदी, उसके पास 2-2 पासपोर्ट। तो कोई ऐसा शख्स नहीं है अंडरवर्ल्ड का जिसके पास 2, 3, 4, 5 पासपोर्ट नहीं हैं, और किसी भी कंट्री में जाके आराम से रहने लग जाते हैं, कोई उनको पूछता नहीं है। तो खैर उसी चक्कर में बालू डोकरे को बहुत जल्दी छोटा राजन ने 2010 में तराशा की मौत के बाद मलेशिया में कुआलालंपुर के पास छोटे से सबर्ब में उसको पनाह दे दी, रहने की जगह दे दी, और वहाँ से उसको रेगुलर पैसा भी जाता रहा, क्योंकि प्रदेश में, विदेश में आपको मालूम है कि खर्चे कंपैरेटिवली हिंदुस्तान से ज़्यादा होते हैं रोज़ाना रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। तो वो फॉरेन एक्सचेंज में पैसा जाना वो अपने आप में हवाले का एक अपना तरीका है इनका। करोड़ों रुपये हिंदुस्तान से एक्सटॉर्शन के ट्रांसफ़र होकर इनके पास प्रदेश में पहुंच जाते हैं। अब यहाँ से सिंगापुर चले जाते हैं, हांगकांग पैसा जाता है, बैंकॉक जाता है, मलेशिया जाता है, ऑस्ट्रेलिया भी छोटा राजन के पास पहुँच जाता था। तो ये एक इतना बड़ा जो नेटवर्क है इनका, वो कहीं ना कहीं सरकारी एजेंसीज़ की मर्ज़ी के बिना नहीं चल सकता। जो अक्सर लोग बोला करते हैं कि इनकी साठगांठ हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी से है, वो कहीं ना कहीं इस बात से साबित होती है, जो इनको इतनी जल्दी पासपोर्ट मिल जाते हैं और प्रदेश में रहने का वीज़ा मिल जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी ये मुझे तो आज तक समझ नहीं आई कि बदमाशों ने हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए, जो RAW के लिए क्या इतना बड़ा देश के लिए काम कर दिया, जो इनको हमारी एजेंसी पैटर्न देती हैं। तो ये मेरे हिसाब से ये क्रिमिनल्स को पैट्रनाइज करना बंद करना चाहिए, ताकि क्योंकि इनका जो क्राइम जो करते हैं उससे हिंदुस्तान के नागरिकों को लूटा जाता है, धमकाया जाता है, मरवाया जाता है। तो ये क्राइम ख़त्म होना चाहिए। एजेंसीज़ को ऐसे क्रिमिनल्स के साथ मिलकर काम नहीं करना चाहिए। खैर, बालू डोकरे मलेशिया में रहने लगा, और उस जब आपको मालूम है जब एक नया आदमी आपके फील्ड में आता है तो उससे सबसे ज़्यादा खतरा जो ऑलरेडी उस फील्ड में लोग काम कर रहे होते हैं उनको होता है। तो वहाँ पे जो भरत नेपाली और ये अपना संतोष शेट्टी, रवि पुजारी, ये लोग जो बाहर रह रहे थे, तो रवि पुजारी ख़ास तौर पे और संतोष शेट्टी को इस बात का थोड़ा बुरा लगा, इसलिए कि हम यहाँ पे अनडिस्प्यूटेडली काम कर रहे हैं, इंडिपेंडेंटली छोटा राजन को छोड़ चुके हैं। लेकिन जो मलेशिया में जो एंट्री हुई बालू डोकरे की, तो ये दोनों अलर्ट हो गए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमसे कोई छोटा राजन को बदला लेने की कोशिश कर रहा है, जो बालू डोकरे को यहाँ ला के प्लांट किया। तो इन लोगों ने एक आपस में चुपके से ये प्लानिंग की कि किसी न किसी तरह इसके पहले कि बालू डोकरे हमारे ऊपर अटैक करे, कुछ एक्शन प्लान करे, उसके पहले इसको एलिमिनेट कर दिया जाए। तो इन्होंने सबसे पहले एक जो कुक था, जो वो नेपाल का रहने वाला था, जो बालू डोकरे का खाना वाना बनाता था, पार्ट टाइम आके दिन में 2 बार आता था, तो उसको इन्होंने पटाया, उसको कॉन्फिडेंस में लिया। उसके थ्रू इन्होंने पूरी बालू डोकरे की जो रेकी थी वो की कि कितने बजे कहाँ जाता है, कहाँ आता है। मलेशिया जो है वो बेसिकली मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री है, तो वहाँ पे जो मुस्लिम टूरिस्ट जब बाहर से लोग आते हैं उनको लोकल पॉपुलेशन में मिलने जुलने का काफ़ी आसान हो जाता है उनके लिए। तो उसके लिए इन्होंने रशीद मलबारी जो था उसको बुलाया, उसको मलेशिया में रखा। और आपको मालूम होगा कि मलबार एरिया के बहुत सारे लोग ऑलरेडी मलेशिया में सेटल्ड हैं बहुत सालों से, सदियों से। ये पुराना रिश्ता है मलेशिया का और मलबार का। तो वो उन्हीं लोगों से तालमेल करके रशीद मलबारी ने 3-4 दिन बालू डोकरे का मलेशिया की सड़कों पे पीछा किया। वो कहाँ जाता है उसको मालूम पड़ा कि ये कहीं अपना एक खाने पीने के लिए फलां रेस्टोरेंट में जाता है,
अपनी रोज़मर्रा की चीज़ें खरीदने के लिए कौन सी मॉल में जाता है, कौन से वो सुपर स्टोर में जाता है, या उसके बाद कहीं तफरीह करने के लिए कौन से एरिया में, इंडिया हाउस एरिया में जाता है या कहीं और जाता है। तो ये सब पूरी इन्होंने करके, लेकिन उसके घर में जो जहाँ बिल्डिंग में रहता था उसमें जो सिक्योरिटी सिस्टम था सोसाइटी का और लोकल पुलिस का, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। तो इनको स्टडी करने के बाद ये एहसास हुआ कि हम इसको इसके घर में जाके नहीं मार सकते, तो मारना था जो एरिया इसके उस बस्ती से मेन शहर की तरफ जाता था, वो रोड थोड़ी उजाड़ किस्म की थी, ज़्यादा ट्रैफिक जहाँ वहाँ पे चहलकदमी नहीं होती थी। तो इन्होंने ये फैसला किया कि उसको उस स्ट्रेच पे मारा जाए जहाँ बहुत से लोग इसको देख नहीं सकेंगे कि क्या हो रहा है, वहाँ पे लोगों की कमी होती थी रोड पे। तो इन्होंने एक दिन एक गाड़ी हायर किया राशिद मलबारी ने। तो जब भालू डोकरे अपनी रोज़ की तरह एक बस स्टॉप पे खड़ा अपनी वेट कर रहा था बस की आने की, जहाँ उसने जाना था सुपर स्टोर में, तो राशिद मलबारी वो ड्राइवर के साथ बैठा था। उसने उसको देखा, हाय हेलो किया, बुलाया, उसको गाड़ी में बैठा लिया और इसने कोई इतराज़ नहीं किया क्योंकि पुराना जानता था, छोटा राजन के आदमी थे दोनों। तो उसको लेके साथ में गाड़ी में बैठाया। उसके आगे एक जगह पे दो आदमी और खड़े थे इनके, तो वहाँ पे गाड़ी रोक के राशिद मलबारी ने उन लोगों को बड़े तरीके से पूछा, आपको कहाँ जाना है? हम उस साइड में जा रहे हैं, अगर को जाना है तो आप भी बैठ जाओ। जैसे एक शेयर टैक्सी वाला सिस्टम होता है उस तरीके से इन्होंने ऑपरेट किया। और मलबारी ने भालू डोकरे को कोई शक नहीं होने दिया कि हम तुम्हें किसी किस्म का नुकसान पहुंचा रहे हैं। भालू डोकरे थोड़ा हैरान था कि अनजान लोगों को गाड़ी में बैठा रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि शायद मेरी जान को कोई ख़तरा नहीं है। उसने सीरियसली नहीं लिया। तो थोड़ा आगे जाके इन लोगों ने मिल के, तीनों लोगों ने, जो इसका जो कुक था साथ में, वो भी साथ में था, और कुक के थ्रू इन्होंने जब वो दो लोग थे उनको उतारा गाड़ी से, और गाड़ी में बैठे ही इसको चॉपर से वार करके इसका गला काट दिया। और फिर इसको मारने के बाद इसकी जितने गहने थे, इसकी रिंग्स, उसकी सोने की चेन, उसका पर्स, मोबाइल फ़ोन, और जो कोई आइडेंटिटी उसके बॉडी पे थी, यहाँ तक कि उसके जूते भी उतार के उनको कहीं फेंका गया। और उसकी जो शर्ट्स के ऊपर जो टेलर्स के जो मार्क्स लगे रहते हैं वो भी काट के ले गए। मतलब कोई ऐसा सबूत नहीं छोड़ा जिससे ये आइडेंटिफाई हो सके कि ये बॉडी जो सड़क पे मिली है बुरी तरह काट की रखी हुई, वो किसकी है। और आपको हैरानी होगी कि मलेशिया पुलिस को 4-5 दिन लगे थे इसकी आइडेंटिटी एस्टेब्लिश करने के लिए, इतनी बुरी तरह इसको मारा था। और कोई निशान नहीं छोड़ा गया था जिससे इसकी बॉडी की शनाख्त हो सकती। तो इस तरीके से संतोष शेट्टी की, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि उसकी पहले गाड़ी में बैठे बैठे मोबाइल फ़ोन से उसकी संतोष शेट्टी से बात भी करवाई गई। वो कुछ इस किस्म का झगड़ा भी बताते हैं कि जो बैंकॉक में जो संतोष शेट्टी का रेस्टोरेंट था, जो एक वो ड्रग की डील के बाद छोटा राजन ने टेक ओवर कर लिया था, उसकी जो रजिस्ट्रेशन वहाँ पे करवाई गई थी वो भालू डोकरे के नाम पे करवाई गई थी। पता नहीं इस बात में कितनी सच्चाई है, लेकिन संतोष शेट्टी को कहीं ना कहीं इस बात की रंजिश थी कि छोटा राजन ने हमारे सर पे ला के भालू डोकरे तिलक नगर से, चबूर से बुला के हमारे पड़ोस में मलेशिया में क्यों बैठा दिया। तो इस तरह से जो एक आखिरी पिलर था, एक स्तंभ था, एक छोटा राजन की सो कॉल्ड आर्मी का, उसका बचपन का दोस्त, उसका उस एरिया का रहने वाला, उसका हमराज, उस आदमी का भी खात्मा बदेश की धरती पे हुआ। मतलब हिंदुस्तान की लड़ाइयाँ, आपस की अंडरवर्ल्ड की लड़ाई ने कभी दुबई की सड़कों के खून बहाया, कभी कुआलालंपुर की सड़कों पे खून बहा, कभी थाईलैंड में गोलियां चली, मारे गए, कभी नेपाल में मार के लाशें नदी में फेंकी गई, तो कभी बांग्लादेश में मर्डर करवाए गए। तो ये अजीब सा किस्सा है बाबा के अंडरवर्ल्ड का कि पैसा कमाना पूरा का पूरा हिंदुस्तान से,
बम्बई से ख़ास तौर पे जो एक्सटॉर्शन होती थी, हफ्ता लिया जाता था, उसकी उगराही जारी रखने के लिए, उसकी कलेक्शन जारी रखने के लिए लड़ाइयाँ विदेशों में लड़ी जाती रही, खून खराबा वहाँ होता रहा और वहाँ की पुलिस को इनकी लड़ाइयों का जो खमियाजा था भुगतना पड़ा। तो ये एक उस बालू डोकरे की कहानी थी। उसके मरने के बाद उसकी बीवी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि मैं छोटा राजन से ये जानना चाहती हूँ कि उसने मेरे पति को क्यों मरवाया, क्योंकि राजचंद्र मलबारी जो था वो छोटा राजन का खास आदमी था और उस समय तक छोटा राजन की और संतोष शेट्टी की दुश्मनी तो नहीं थी, लेकिन काम अलग अलग करते थे। एक आदमी को मारने के लिए जो सब लोग इकट्ठे क्यों हुए, बालू डोकरे को बम्बई से अगर रीसेटल करवाना था तो उसको मरवाया क्यों गया। तो ये कुछ सवाल हैं। रशीद मलबारी ने अपनी स्टेटमेंट में काफ़ी कुछ कहा है। आजकल वो बेंगलौर जेल में सज़ा काट रहा है। उसने कहा है कि ऐसे ऐसे बात थी, मैंने ऐसे इसको मारा, लेकिन अंदर की बात उसने फिर अभी भी किसी को मालूम नहीं पड़ी। और उसकी बीवी यही सवाल बार बार छोटा राजन से पूछती है कि आपने मेरे पति को क्यों मरवाया, इसका जवाब दीजिए। और वो आज तक सवाल का जवाब ढूंढ रही है। तो इसके साथ आज का किस्सा यहीं ख़त्म करेंगे। कल इस कड़ी का आखिरी जो एक एपिसोड है वो बनाएंगे, उसके बाद नए किस्से कहानियाँ शुरू करेंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।